मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं मेरी पंचायत में जो 8 गाँव आते हैं और उसमें मैं पहला स्कॉलर हूँ जिसे ये पीएचडी उपाधि उपाधि अवार्ड हुई है। प्रदान की। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा। कहते हैं कि शिक्षा वह रोशनी है जो जीवन के हर अंधकार को मिटाती है और मानव को मानव बनाती है। लेकिन शिक्षा में सतत रिसर्च होना, अध्ययन होना बेहद आवश्यक है ताकि वह समाज के लिए, मानव के लिए उपयोगी बनाई जा सके। भारत का रिसर्च इकोसिस्टम अभी बहुत ग्रोथ कर रहा है और ऐसे में बहुत सारे स्कॉलर्स नए नए विषयों पर इस शोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज के समसामयिक विषय पर शोध किया है, डॉक्टर राम प्रकाश भारी जी, जो कि एक साधारण से ग्रामीण परिवार, किसान परिवार से संबंध रखते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिला टोंक की पीपलू तहसील के बगड़वा ग्राम पंचायत में छोटे से गांव राधा किशनपुरा से डॉक्टर राम प्रकाश भारी जी संबंध रखते हैं और छोटे से गांव से निकलकर किस तरह इन्होंने आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाइयाँ करते हुए शोध कार्य भी किया है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद मैम। जेवीपी मीडिया के इस मंच पर एक रिसर्च स्कॉलर का होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ताकि हम समाज को, हम आज के युवा को ये मैसेज दे सकें कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाती है। महोदय, आपने जो ये विषय चुना है, जो कि आज बहुत ही कंटेम्प्रेरी विषय है और हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस इस विषय पर बहुत काम कर रहा है, सतत विकास एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, गांधी के ग्राम स्वराज के संदर्भ में एक अध्ययन। सर, आपके द्वारा इतना महत्वपूर्ण विषय चुना गया, इसके पीछे आपकी क्या संकल्पना थी, आपकी क्या खुद की सोच थी सर? जी मैम, जब कोई भी स्कॉलर स्टार्टिंग में अपना टॉपिक चयन करता है तो उसके समक्ष कई सारे टॉपिक होते हैं, माइंड में कई सारी थ्योरी चलती है, लेकिन उनमें से एक बेस्ट टॉपिक का चयन करना एक बड़ी चुनौती है। जब मैंने टॉपिक लिया तो उससे पहले मैंने जब देखा कि मेरे ही विभाग में एक दो ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने सतत विकास को मानवाधिकारों के साथ जोड़ के, सतत विकास को महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़कर रिसर्च किया था। उनका रिसर्च चल रहा था और 15-16 में ये संकल्पना जब आई और 17-18 में उन्होंने ये टॉपिक लिए और मेरा रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। उसी समय आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना 2020 में मोदी जी, जब कोविड परिस्थितियाँ थी, उस समय उन्होंने ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो संकल्पना दी। तो ये दोनों संकल्पनाएं जब मेरे सामने थी, तब मुझे लगा, जब मैंने अपने सुपरवाइजर डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी सर, जो विभागाध्यक्ष हैं और डायरेक्टर पीजी स्कूल ऑफ सोशल साइंस अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी हैं, उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा इसको ग्राम स्वराज के साथ जोड़कर हम इसको बेस्ट कर सकते हैं और उसी के साथ हमने इस टॉपिक को फाइनल किया। ओके, तो सर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है चूँकि, और आज के दिन यह हर एक कंट्री इस पर काम कर रहा है, हर एक देश को प्रतिबद्धताएं दी गई हैं कि आपको सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसलिए नहीं कि आपको डेटा, न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा अचीव करने हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने नागरिकों को, आप इस विश्व को एक सही दिशा की तरफ लेके जा सकें और भविष्य की जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उन्हें एक अच्छा जीवन हम दे सकें। तो सर, ये जो संकल्पना है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? क्योंकि पीएचडी में, थीसिस में ऐसा टॉपिक रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपका क्या मोटो था सर इसके पीछे? मेरा मोटो क्या, एसडीजी के पीछे मोटो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, जो सदस्य देशों ने जो ये समझौता किया, अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया, तो उसके पीछे एक ही मोटो था कि हम 2030 तक दुनिया को गरीबी से बाहर निकालकर एक समान, सुरक्षित और उत्कृष्ट जीवन प्रदान करें। ओके, तो सर आम जनता को, ये तो मतलब पढ़े लिखे वाली बात होगी, पर एक साधारण बच्चा जो इस विषय को बिल्कुल जानता नहीं है, तो उसे एक आम भाषा में हम कैसे समझाएं कि सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत, ये जो संकल्पना है, इसे हम शॉर्ट में एक आम जन के लिए कैसे बता सकते हैं? शोध मैम, ये शोध क्या होता है कि विश्वविद्यालय में होने वाले शोध जब तक ग्रासरूट लेवल पे नहीं जाते हैं, तब तक इन शोध की वो प्रासंगिकता नहीं रहती है। और आगे इसमें थीसिस में मैंने लिखा भी है, कई जगह उल्लेख भी किया है कि जब तक हम एसडीजीज का स्थानीयकरण नहीं करेंगे, लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा।
ओके, तो सर ये सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, मतलब ये एक्चुअली यूएन इसको पहले से ही देशों को टारगेट दे चुका है, लेकिन फिर भी एक बार आपके शब्दों में हम समझना चाहेंगे कि सतत विकास लक्ष्यों के पीछे उद्देश्य क्या उद्देश्य रहे हैं? मैंने अभी बताया ना मैम कि एक समान, सुरक्षित और उत्कृष्ट जीवन। अच्छा, वो इसका मोटा मोटी जो उद्देश्य है जी तो मैम, आमजन इस इसमें रूप में सारी इसको चीज़ें समझ समाहित सकता है, है। सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो सर चूँकि ग्राम स्वराज आपके हम देख पा रहे हैं कि थीसिस के जो आपका टाइटल है उसमें ग्राम स्वराज शब्द को आपने लिया है, और गांधी जी की ये संकल्पना थी, ये बहुत पुरानी संकल्पना है, कोई नई नहीं है। तो सर गांधी जी इसे किस रूप में देखते थे कि आदर्श गांव की परिकल्पना क्या है ये आदर्श गांव सर? मैम एक छोटे से उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूँगा। आज़ादी से पहले गांधी जी ने 1937 में हरिजन में अपने लेख में लिखा था कि भारत के आदर्श गांव की परिकल्पना करते हुए उन्होंने उस पेपर में लिखा था हरिजन में कि भारत को खाद्यान्न से लेकर शिक्षा तक में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। हाँ, तो खाद्यान्न से लेकर शिक्षा तक की आत्मनिर्भरता में उनकी सभी तरह की आत्मनिर्भरताएं शामिल है। जी मैम। सर फिर भी ये जो सतत विकास से अब गांधी जी की इस बात को जोड़ के हम देख रहे हैं, क्योंकि जब एक गांव सभी तरीके से संपन्न होगा, आत्मनिर्भर होगा, तभी वो अगली पीढ़ी के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बना रख पाएगा। तो सर ये क्या है सतत विकास और गांधी, इनको जोड़ के देखें तो किस रूप में देखना चाहिए हमें? मैम सतत विकास और गांधी का जुड़ाव हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आती है। सीधा गांधी ने कहीं सतत विकास की बात नहीं की, लेकिन हम जहाँ भी कहीं रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कई सारे इन पर लेख पढ़ते हैं गांधी और सतत विकास पे, तो उसमें कहते हैं कि गांधी ने बहुत कुछ पर्यावरण पे और सतत विकास से संबंधित कई सारी परतें, पोस्ट ऐसी की है जो कहीं न कहीं एक घोषणा पत्र के रूप में हमें दिखाई देती है। और हिंद स्वराज में उन्होंने जितनी भी बातें कही है या लिखी है, जी जी उसको देख कर ये लगता है कि वो सतत विकास का एक घोषणा पत्र है। जी जी, वो अब शब्द चूंकि सबके सामने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो दिखाई दे रहा है, वो गांधी जी के बातों में तो बहुत पहले आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है। सर आज हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान सरकार तो खैर इस पर बात कर ही रही है, लेकिन गांधी जी बहुत पहले इस पर बात कर चुके हैं कि आपकी चीज़ें वहीं पर बननी चाहिए, और गांधी जी भी नहीं और भी हमारे जो विचारक हैं वो इस बात पर पहले से ही जोर दे चुके हैं। और वर्तमान में एक शब्द चल रहा है, यही इसका ही दूसरा इंग्लिश में रूप शब्द है जो कि मेक इन इंडिया। तो सर ये मेक इन इंडिया, हम इससे अपने भारत को, चूँकि हम भारत को इंडिया भी बनाना चाह रहे हैं, बीच का जो गैप है वो भी हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो सर ये मेक इन इंडिया हमारे भारत को इंडिया भी बनाएगा और भारत के रूप में भी रख पाएगा, तो ये आत्मनिर्भरता को कैसे बना पाएगा मेक इन इंडिया? मैम मेरी दृष्टि में मेक इन इंडिया कोई नई संकल्पना नहीं है, नया विचार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सितंबर 2014 में मोदी जी लेके आए, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेके आए, लेकिन और इसे आत्मनिर्भरता का पूर्व आधार मानते हैं आज। जी जी। लेकिन मैं कहता हूँ मेक इन इंडिया कोई नया नहीं है, ये स्वदेशी को एक नया आवरण दिया गया, उसे एक नया मुखौटा दिया गया। बिल्कुल जी। सर गांधी जी, चूँकि हम आज बच्चा बच्चा जानता है कि बापू राष्ट्रपिता, उनकी बातें कुछ मोटा मोटी बच्चों को याद भी रहती हैं। आर्ट्स के बच्चे तो हालांकि बहुत अच्छे से इस विषय पर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक, अगर मैं कहूँ कि मैं एक आमजन हूँ और मुझे ये समझना हो कि क्या गांधी जी के विचारों को अन्य विचारकों के द्वारा भी फॉलो किया गया था? बिल्कुल मैम, गांधी जब थे तो उनके विचारों का महत्व था और आज भी हैं, लेकिन गांधी के नहीं होने के बाद भी आने वाले वर्षों में, जैसे हम बात करें राम मनोहर लोहिया की बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, इसकी चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी छोटूराम की बात करें, जयप्रकाश नारायण की बात करें, तो इन्होंने अपने राजनीतिक और आर्थिक दर्शन में कहीं न कहीं वो सारे विचार फॉलो किए हैं, अनुसरण किया। जी जी बिल्कुल मैम इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तो यहाँ तक कहा है कि अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाए और जनता का जनता के लिए उत्पादन किया जाए। अच्छा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो है विचार थे। जी मैम। कि सर ये बहुत नई, मतलब नई हमारे लिए, एक आमजन के लिए नहीं हो सकती है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए तो नई नहीं होगी। तो सर एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग इस विषय पर, और चूँकि इस स्ट्रीम से आप जुड़े हुए हैं, आपका डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, तो इस
आप एक अलग दृष्टिकोण से भारत को देखते हैं, आज के भारत को। जी मैम। तो सर इस विषय पे आपने अध्ययन भी किया है, ग्राम स्वराज, चूँकि गांधी जी की संकल्पना है ये। तो आज का जो भारत है, क्या हम वो गांधी जी का भारत देख ऐसा बन चुका है? क्या हम ऐसा बता सकते हैं, कह सकते हैं हम कि ये गांधी जी का भारत है? देखो मैम, जब ग्राम स्वराज और उसके सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांतों को हम देखते हैं, उनके आदर्श गांव की परिकल्पना को हम देखते हैं, तो अभी भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो अभी हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि वो गांधी के सपनों का भारत है। गांधी के सपनों का भारत तब होगा जब अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति मुख्य धारा में होगा। मुख्य धारा में होगा, और जिसके लिए हर सरकार और प्रयासरत उसके रहती लिए भी है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जो ढांचा है जी, हमारा, उसे जी, हमें जी। स्ट्रॉन्ग करना होगा। सर चूँकि हम गांधी जी की इतनी बातें कर रहे हैं, तो हम एक सरल भाषा में, सरल शब्दों में हम ये जानना चाहेंगे कि गांधी जी ने कौन सा मॉडल सबसे सही माना था कि एक देश को हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम भारत को कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? देखो मैम, आज़ादी से पहले भी सहकारिता को काफ़ी महत्व दिया गया है, और गांधी जी ने भी सहकारिता को इसके लिए सबसे उपयुक्त मॉडल माना है। और अभी 2022 में सहकारिता का 100वां अधिवेशन था, जिसमें वर्तमान सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खुद अपने स्टेटमेंट में सहकारिता को आत्मनिर्भरता का एक आधार बताया। ओके सर, इतनी देर से हम ये जो बातें कर रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें डेवलप होना है, विकास, विकसित, ये जो शब्द हैं, तो ये विकास भी हमें करना है और सतत विकास भी करना है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम, जैसे अपन किसी के समक्ष ये दोनों शब्द जैसे प्रचलन में है, और ये दोनों शब्द जैसे रखते हैं, विकास, सतत विकास, तो ये सिमिलर से प्रतीत होते हैं, लेकिन ये अलग हैं। विकास एक परिवर्तनशील और एक बहुआयामी अवधारणा है, जो मानव सभ्यता के विकास के साथ इसका अर्थ, स्वरूप, आयाम बदलते रहते हैं। अच्छा। यानी संक्षिप्त में हम कहें तो इसको आर्थिक विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। आर्थिक विकास की लेकिन अगर हम सतत विकास की बात करें तो इसे आर्थिक विकास नीतियों में पर्यावरणीय बिंदुओं को मद्देनजर रखकर इसको चर्चा में रखा जाता है। ओके, मतलब जब हमें सतत विकास पे अगर जोर देना है, तो इसका मतलब है कि केवल आर्थिक विकास नहीं हो रहा है किसी देश का, बल्कि हमें उसके साथ पर्यावरण को भी जोड़कर लेकर हम चलना आर्थिक है। नीति या पॉलिसी जो बनाए विकास से संबंधित, जी, वो तो एनवायरमेंट उसमें ओरिएंटेड एनवायरमेंट वाले ओरिएंटेड होनी चाहिए। जी वो मैम। अच्छा, ये सतत विकास का हमने आज आपसे जाना। सर फिर भी हम चूँकि देख रहे हैं कि आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सारी गवर्नमेंट्स प्रयास कर रही हैं, सतत विकास के लिए प्रयास कर रही हैं, पर क्या ऐसे में गांधी जी के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं? क्या इस सब में वो अप्लाई किए जा रहे हैं? क्या उनका कोई यूटिलाइजेशन है आज भी? बिल्कुल मैम, मैं कहता हूँ कि वो प्रासंगिक है और 100% प्रासंगिक है। उनके बुनियादी सिद्धांत में हम बात करें, विकेंद्रीकरण की बात करें, पंचायत राज की बात करें, सहयोग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, प्लस उनके अधिकतर जो बुनियादी सिद्धांत थे, वो आज कहीं न कहीं उन्हीं पे सरकारें काम कर रही हैं। काम भी कर रही हैं। और चूँकि इंडिया में तो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिक्स का तो हमारा जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है, उसके द्वारा तो संवैधानिक मान्यता ही दी जा चुकी है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो अभी उस पर कार्य कंटिन्यू है। बिल्कुल सर। तो सर इसमें जो हम इतनी देर से बात करें कि सतत विकास, या हम कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, चूँकि संख्या इनकी 17 है, इसमें जो संख्या 4 का जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये जो इससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित, क्या गांधी और आज का ये जो शिक्षा का दौर चल रहा है कि मोबाइल से बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, हमारे तो सब वीडियो ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, जूम पे हो जाती हैं, तो गांधी जी जिस शिक्षा को, जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे जोर दे रहे थे, और आज के समय में जो ऑनलाइन एजुकेशन, या हम यूँ कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ हो रहा है शिक्षा में, क्या ये सही है आज के दौर में? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है आपके मायने में ये? मैम, इसको ये टॉपिक लक्ष्य ऐसे लगता कि एक केवल लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं है, ये एक अपने आप में संकल्पना है। ये लक्ष्य भी अपने आप में संकल्पना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी NEP 2020 चल रहा है, और NEP 2020 में लगभग 8 जगह AI के महत्व को रेखांकित किया गया है शिक्षा में। और भारत की शिक्षा प्रणाली जो है दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें वर्तमान में लगभग 25 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 98 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इतनी बड़ी शिक्षा प्रणाली, यानी हमारे पास क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी
बुनियादी ढांचे की बात करें या अन्य के चुनौतियों की बात करें, तो हमें क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी का अभाव अभी भी बना हुआ अभी है। भी है और उस पे हमें ज़्यादा जोर देना होगा। जी मैम। तो सर ऐसे में फिर सतत विकास के लक्ष्य में क्या जो, क्योंकि हमारा बुनियादी ढांचा भी हमें मजबूत करना है, तो आज की हमारी क्या स्थिति है फिर भारत की इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग? अभी केवल हम उसको एक संतुष्टिपूर्ण प्रयास कह सकते हैं, बाकी अभी हमें काफ़ी प्रयासों की आवश्यकता है। काफ़ी प्रयासों की जी आवश्यकता है। तो सर ऐसे में मतलब काफ़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने ग्राम स्वराज के लक्ष्यों को जो कि प्राप्त करने के लिए। जी मैम। सर आपके हम शब्दों में समझना चाहेंगे कि ये कौन सी अभी चुनौतियां हैं जो हमें ग्राम स्वराज के समक्ष हमें सामना करना पड़ रहा है ऐसी चीज़ों का? कैसे मैम? सर मतलब सर अभी हम चूँकि बात कर रहे हैं कि भारत भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने को अग्रसर है और इंडिपेंडेंट भारत को भी होना है, हर मायने में होना है, यानी कि हमें ग्राम स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यूँ कहें गांधी जी के। लेकिन फिर भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं ऐसे में, तो हम आपके सरल भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो ग्राम स्वराज के सामने हमें जिनका सामना करना पड़ रहा है? देखो मैम, चुनौतियों की बात करें तो बेसिक सी चुनौतियाँ केवल भारत के सामने नहीं, दुनिया के सामने भी है। गरीबी की बात करें, शिक्षा की बात करें, असमानता की बात करें, जनसंख्या वृद्धि की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए जनसहभागिता बहुत आवश्यकता है, जागरूकता बहुत आवश्यकता है। तो सर यही जो जन सहभागिता और जो जन जागरूकता का माहौल जो बना था कोविड के टाइम, हम देख रहे थे कि कोविड के टाइम वोकल फॉर लोकल का जो ट्रेंड चला था, ये उस समय बूम पे चला था। तो क्या वोकल फॉर लोकल ने ऐसी कौन सी नीड्स को, कौन सी आवश्यकताओं को उस समय जन्म दे दिया था कोविड-19 ने? मैम, कोविड-19 की परिस्थिति ने वोकल फॉर लोकल कि हमें स्थानीय प्रोडक्ट पर या स्थानीय उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, ये एक तरीके से आत्मनिर्भरता वाला कॉन्सेप्ट था। जी। क्योंकि उस समय कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, समस्याएं हर देश को इसका सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये पैंडेमिक, चाहे वो विकसित देश हों चाहे अविकसित देश हों, ये दुनिया चाहे विकासशील देश हो, दुनिया के हर देश को किसी न किसी रूप में ये समस्याएं पेश करनी पड़ रही थी। तो उस समय ये वोकल फॉर लोकल की आवश्यकता दुनिया के हर देश को महसूस हुई। बिल्कुल। जी। सर कोविड-19 का तो वो दौर हमने देखा, लेकिन उसके बाद भी विश्व में वो तो एक वायरस का कहर था जिसे हम सब ने, हर देश के नागरिक ने, हम यूँ कहे कि मानव ने इसका सामना किया, मानव की पूरी प्रजाति ने इसका सामना किया था। लेकिन सर उसके बाद भी विश्व में कोई शांति नहीं आई, है ना? अशांति का दौर तो आज भी चल रहा है, हम देख पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो सर ये जो अभी अशांति का ये जो दौर चल रहा है, क्या ऐसे में आत्मनिर्भरता का कोई महत्व रह गया है? मैं तो कहूँ, मैं आत्मनिर्भरता का महत्व नहीं और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज अशांति, चाहे हमें अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है अभी प्रेजेंट में, इससे पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, ऐसे और भी कई सारे दुनिया में जगह जगह युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसके अलावा बीच बीच में महामारी जैसी समस्याएं, आर्थिक विषमता जैसी, बिल्कुल। और संसाधनों की होड़ जो दुनिया में। तो हम ये कहेंगे कि हम एक तरफ सहयोग की बात करें, दूसरी तरफ हम इस तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो आज के टाइम में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नीति नहीं रही, बल्कि ये देशों के लिए संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल है, और ये एक अनिवार्य शर्त बन गई है हर देश के लिए कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां विश्व स्तर पे बनी हुई हैं, ऐसे में अगर आप खुद ही अपने घर में ही इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो बाहर कितना दिन आप जो है अन्य देशों पे आप निर्भर होकर के अपने इकोनॉमी को नहीं चला सकते, अपने देश को नहीं चला सकते, अपने नागरिकों को उतना सुरक्षा नहीं दे सकते। हाल ही में हमने देखा मैम, जैसे अमेरिका, ईरान और इजराइल वाले युद्ध में जो तेल गैस की समस्याएं दुनिया के सामने आई, तो ये संकट कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने को संकेत प्रेरित कर रहे हैं ये चीज़ें। और तो सर ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम देख पा रहे हैं कि ये हमें चूंकि आवश्यकता, हमें विश्व को ही नहीं, भारत को ही नहीं, मतलब पूरे विश्व को आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, जैसा आपने बताया। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ग्राम स्वराज और सतत विकास की भूमिका को हम किस रूप में देखें सर? देखो मैम, इसका सिंपल सा जो उत्तर मेरे माइंड में है, जवाब मेरे माइंड में है, वो ये है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं और ग्राम स्वराज के जो लक्ष्य हैं,
इनका स्थानीयकरण करके, अब ग्राम स्वराज तो स्थानीय अपने आप में स्थानीयकरण है उनका तो, स्थानीयकरण ही है, लेकिन सतत विकास लक्ष्यों का मनुष्य की जरूरत के हिसाब से, व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से स्थानीयकरण करके और इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक ग्रास रूट लेवल पर इन लक्ष्यों को नहीं ले जाया जाएगा तब तक इनको हासिल करना मैं मानता हूँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप हर एक छोटे ढाणी कस्बे को वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के आधार पे आप वहीं पे उसे सक्षम बना दीजिए कि आप दूसरी तरफ उसको यूँ कहें कि झुकना ही नहीं पड़े या उसे किसी और पर निर्भर होने से पहले अपने ही संसाधनों का बेहतर वो उपयोग कर सके। यानी कि ये बहुत आवश्यक हो गया है। लेकिन सर इतने हम प्रयास कर रहे हैं और हम ही नहीं पूरा विश्व प्रयास कर रहा है, तो क्या भारत के जो प्रयास हैं वो करीब हैं हम आत्मनिर्भर होने के, या हमें और अभी बड़े लेवल पे प्रयासों की आवश्यकता है? देखो मैम, इसमें अभी काफ़ी प्रयासों की आवश्यकता है। ये सवाल मेरे से जब मेरे वाइवा लेने आए प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाजी JNU से आए थे, दिल्ली से, उन्होंने भी ये मेरे समक्ष ये सवाल रखा था। तो मैं मानता हूँ कि अभी काफ़ी सुधारों की आवश्यकता है, काफ़ी प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भारत की बात करें तो जैसे आज़ादी के बाद में जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, उस बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कब की कर ली, लेकिन जो हमारा आधुनिक मकसद है, रक्षा, कौशल और ऊर्जा, ये 3 ऐसे बिंदु हैं या 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आत्मनिर्भरता आज के समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और हम बात करें तो अभी खाद्य तेलों के क्षेत्र में बात करें तो केवल 44% भारत का है, दलहनों की बात करें तो 80% है, रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आत्मनिर्भरता केवल 40% है, और अगर हम ईंधन तेल गैस के बारे में बात करें तो केवल 20% आत्मनिर्भरता भारत की है। कौशल विकास की बात करें तो 10 से 15-20% इसकी कह सकते हैं। तो कुल मिला के हमें अभी काफ़ी प्रयासों की आवश्यकता है। बहुत प्रयासों की आवश्यकता है। जिस तरीके से आपने डेटा एकदम टू द पॉइंट रखा है सर, तो इस हिसाब से तो भारत को अभी और बड़े स्तर पे जाकर इसको मैम हम आयात निर्यात के आधार पे देख सकते हैं कि अभी हमारा आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। ओके। तो ये जब तक हमारा आयात नहीं घटेगा, अब निर्यात नहीं बढ़ेगा, निर्यात बढ़ाकर हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन इतना कर पा रहे हैं कि हमारे देश के लिए भी काम ले रहे हैं और हम उस प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स हमारे बाहर भी हम भेज पा रहे हैं। जी मैम। तो ये निर्यात को बढ़ाकर ही हम इसके जो है अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कहाँ तक पहुँच चुका है। जी सर, एक और इसी से मिला जुला एक हम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि सतत विकास का जो लक्ष्य संख्या 10 है, असमानता में कमी, उसके ऊपर फोकस किया गया इसमें। सर पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक आमजन के नज़रिए से मैं पूछना चाहूँ कि असमानता में कमी मतलब किस तरीके से कमी करनी है ये? देखो मैम, असमानताएं तो कई तरह की हो सकती है, लेकिन जो इसमें जो सतत विकास लक्ष्य में असमानता की बात की गई है, देशों के अंदर असमानता, देशों के बाहर आपसी असमानता और गरीबी अमीरी के बीच की असमानता, इनको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत में तो पहले चूँकि कास्ट अलग अलग होती थी, तो उन कास्ट की वजह से ऊंच और नीच की असमानता आ चुकी थी। हालांकि कास्टिज्म एक नेगेटिव धारणा है, बट जो कास्ट सिस्टम होता था वो कहीं ना कहीं आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उसका हालांकि नेगेटिव दौर पता चला गया। मेजर असमानताओं को अगर कम करेंगे तो ये माइनर है। हाँ। और धीरे धीरे जो क्लास सिस्टम आया तो उसमें भी असमानताएं आती चली गई, और हम बड़े स्तर पे जाके देखें तो देशों के बीच में भी जो असमानताएं हैं, तो ये सारी खाइयां हमको पाटनी होगी। इसके लिए ये असमानता में कमी जो लक्ष्य है वो शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। बिल्कुल जी सर, हम एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और हम इस वार्ता को एक सुंदर विराम देना चाहेंगे कि सतत विकास एवं आत्मनिर्भरता के बल पर क्या भारत अपना ये जो एक सपना है विकसित भारत 2047, क्या इस सपने को भारत साकार कर पाएगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम, अभी विकसित भारत 2047 वाली संकल्पनाएं चाहे सरकार के स्तर पे हो, चाहे संस्थाओं के स्तर पे हो, जगह जगह ये काफ़ी प्रचलन में रही है। और इससे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये संकल्पनाएं इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन सतत विकास और आत्मनिर्भरता के बल पर हम इस सपने को तभी पूरा कर सकते हैं जब इनको हम
स्थानीय स्तर तक लेके जाएं, यानी इनका स्थानीयकरण करें और बुनियादी ढांचे को मजबूत करें। और जो दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, उसको अनिवार्य रूप से ख़त्म करें। यानी सतत विकास लक्ष्य का जो एक उद्देश्य है कि कोई भी पीछे न रहे, कोई भी पीछे न रहे, उस संकल्पना को हम पूरा करें, तभी जाकर हम 2047 के भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। सपने को हम साकार होते हुए तब हम देख पाएंगे। सर, इस विषय में इतनी गहराई से आपके साथ बात करना और इस विषय पर बहुत ही अलग अलग दृष्टिकोणों से आपने जो समझाया है, वाकई मुझे लगता है कि आज के युवा के लिए ये काम का जो है विषय है और समसामयिक विषय है, तो इस पे जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए आज के युवा को। तो सर मैम इसको जैसे मैं संक्षिप्त में लास्ट में कहना चाहूँ दोनों संकल्पनाओं को, मुख्य रूप से जैसे सतत विकास और आत्मनिर्भरता को, तो हम संक्षिप्त में इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के बीच में संसाधनों के संतुलित उपयोग की बात करें जी, और आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय उत्पादन, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रणनीति को हम मजबूत करें। यानी कि हमें ये जो संसाधन है, चाहे वो जल हो, थल हो, जो भी है, वायु हो, हमें हर संसाधन का इस तरह हमें उपयोग करना है आज के मानव को कि हमारा भविष्य का मानव उन्हें अपने लिए भी यूज़ कर सके और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे छोड़ सके। तो हमें कहीं ना कहीं, हम जो कहते हैं ना कि परिवार में जो संयुक्त परिवार होता है, कि हमें सबका सोचना है। और भारत में तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, भारत ने तो वर्षों से इसको जो है फॉलो किया है और आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इनको देखते भी हैं। सर, आपके साथ विचार विमर्श करते समय जो हमने जाना है, समझा है कि शिक्षा पर आपका कितना फोकस रहा है। आपके धर्मपत्नी जी भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल सामान्य किसान परिवार से उठ करके इस पीपलू गांव की पीपलू तहसील के छोटे से गांव से, और यहाँ तक कि नहीं, पीपलू ग्राम पंचायत में जितने गाँव आते हैं उनमें आप प्रथम स्कॉलर रहे हैं। मतलब आप पहले व्यक्ति। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरी पंचायत में जो 8 गांव आते हैं और उसमें मैं पहला स्कॉलर हूँ जिसे ये PhD उपाधि प्रदान की गई है। मतलब कि बहुत से लोगों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज के युवा को, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन्हें विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि हमें पहला व्यक्ति नहीं बनना है, बल्कि पहले व्यक्ति के बाद में हमें औरों को भी इस चेन में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। क्योंकि शिक्षा हमेशा केवल आपको अक्षर ज्ञान दे ऐसा नहीं, बल्कि शिक्षा आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए आपको हिम्मत देती है और जीवन जीने का एक संस्कार सिखाती है। सर, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं JVP मीडिया में एक रिसर्च स्कॉलर का यहाँ पर आना और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। हम आशा करते हैं कि आपने ये ब्रॉडकास्टिंग वाला मंच उपलब्ध कराया और आपने हमें बुलाया, याद किया। आपको जब पता चला कि मेरा टॉपिक रिलेवेंट है, तो आपने कहा कि आपको एक बार स्टूडियो आना चाहिए और इस पर अपन को चर्चा करनी चाहिए। तो ये मंच देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत आभार। हम JVP मीडिया के इस मंच का समाज के लिए, आज के युवा के लिए शिक्षा, और यहाँ शिक्षा ही नहीं बल्कि हर विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम और भी स्कॉलर्स को आमंत्रित करना चाहेंगे आपके माध्यम से, कि ताकि आज के समाज को, जो समाज पोल्यूशन की दायरे में, शिकंजे में जकड़ा जा चुका है, मोबाइल फ़ोन नेटवर्किंग के दायरे में जकड़ा जा चुका है, उसे शिक्षा और अन्य विषयों पर जानकारी मिलती रहे। हम आपको आगे भी सर यहाँ बुलाने के लिए बार बार निवेदन करते रहेंगे और आपके और भी अन्य PhD स्कॉलर्स और विद्वजनों को हम आमंत्रित करने का, आपके माध्यम से आमंत्रण देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।